मृदाओं का वर्गीकरण, जिसे हम क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल कह सकते हैं। हमारे देश में, भारत में अनेक प्रकार के उच्चावच, जिसे हम रिलीफ कह सकते हैं, भू आकृति या फिजिकल फीचर्स कह सकते हैं, जलवायु जिसे क्लाइमेट और वनस्पतियाँ पाई जाती है। इस कारण अनेक प्रकार की मृदाएं भी विकसित हुई है। यानी कि हमें मालूम है कि रिलीफ ये अनेक प्रकार की हमें दिखाई देते हैं, जिसे हम उच्चावच कह सकते हैं। भू आकृतियाँ भी अनेक अनेक प्रकार की है, जिसे हम माउंटेन, प्लेन और इस तरह से। इनके अलावा क्लाइमेट, ये भी हमारा क्लाइमेट मौसमी है, और ये भी, इससे भी मृदाएं अलग अलग प्रकार की बनती है। इनके अलावा वनस्पतियाँ, और ऐसा माना जाता है कि वनस्पतियाँ अलग अलग है, लेकिन भूमि के प्रकार जिस तरह से अलग अलग है, उसी तरह से हमें वनस्पति के प्रकार भी हमें दिखाई देते हैं। और इस कारण मृदा अनेक प्रकार की विकसित हुई है, और जिनमें से पहला हम देखने जा रहे हैं वो है जलोढ़ मृदा। जलोढ़ मृदा, जिसे मराठी में गाळाची मृदा ऐसा भी कहते हैं, और यह मृदा विस्तृत रूप से फैली हुई है। भारत मृदा के मुख्य प्रकार, ये जो नक्शा यहाँ पर दिया हुआ है, इंडिया मेजर सॉइल टाइप्स, इसमें से जो सेकंड नंबर नॉर्थ से अगर हम देखते हैं तो आसाम से पंजाब तक फैला हुआ नज़र आता है। ये जलोढ़ मृदा हमें यहाँ दिखाई देती है। लगभग पश्चिम से पूरब तक या पूरब से पश्चिम तक ये विस्तारित हुई हमें दिखाई देती है, और ये मृदा बहुत ही विस्तृत है और देश के महत्वपूर्ण है। देश के महत्वपूर्ण क्यों है, ऐसा क्यों माना जाता है? हमारा डेवलपिंग कंट्रीज, यानी कि डेवलप पूरी तरह से हुआ नहीं है, क्योंकि हमारे देश में आज भी एग्रीकल्चर सेक्टर पर ही हम ज़्यादा ही डिपेंड रहते हैं, और इसलिए ये सुपीक मृदा, जिसे हम जलोढ़ मृदा कह सकते हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट मानी जाती है। क्योंकि इससे पहले हमने देखा है कि इसी मृदाओं में पंजाब और राजस्थान का समावेश होता है, और लगभग ये भारत का धान्य कोठार इनसे कहा जाता है। वास्तव में संपूर्ण उत्तरी मैदान जलोढ़ मृदाओं से बना हुआ है। उत्तरी मैदान यानी कि हिमालय के पार से हम दक्षिण एरिया अगर हम देखते हैं तो लगभग हमें यही जलोढ़ मृदा दिखाई देती है, और यह मृदा हिमालय के 3 महत्वपूर्ण नदी तंत्रों से बनी हुई है। यानी कि हिमालय से जिन नदियों का बहना शुरू हो जाता है, उगम होता है, उनमें से ऐसे 3 नदी प्रणालियाँ हैं। इन्हीं 3 नदी प्रणालियों से हमारा ये मैदान तैयार हुआ है। उनमें से जो सबसे महत्वपूर्ण जो भारत की नदी है वो है सिंधु नदी, लेकिन इनका विस्तार ज़्यादा ही पाकिस्तान में हुआ है। इनके अलावा गंगा नदी, गंगोत्री में इनका उगम हुआ है, लेकिन भारत के सबसे लॉन्गेस्ट रिवर भी इन्हें माना जाता है। और जब गंगोत्री में माने कि हिमालय पर्वत में जब इनका उगम हुआ है, तो ये जब साउथ साइड में या ईस्टर्न साइड में जब बहती है, तब उनके साथ साथ ये जलोढ़ भी वापस बह जाता है। और ये जलोढ़ मृदा जो लोअर जमीन का लोअर भाग रहता है, वहाँ ये जलोढ़ जमा होता है, और उसी से ही हम जलोढ़ मृदा कहा सकते हैं। और तीसरा जो पार्ट है नदियों का, जिसे हम ब्रह्मपुत्र कहते हैं। मतलब देखो, ये जो 3 नदियाँ हैं, ये भारत के सबसे महत्वपूर्ण, सबसे लॉन्गेस्ट नदियों में इनका समावेश होता है। और ये हिमालय पर्वत से जब बहती है, तब इन्हीं नदियों के जरिए हमारा जो सेकंड फिजिकल फीचर्स बना हुआ है, जिसे हम जलोढ़ मृदा भी कह सकते हैं। पूर्वीय तटीय मैदान, विशेषकर महानदी गोदावरी, कृष्णा और कावेरी नदियों के डेल्टे में भी जलोढ़ मृदा हमें दिखाई देती है। यानी कि पूरब में, वैसे तो गोदावरी का
नाम आपको मालूम है कि दक्षिण की गंगा इनसे कहा जाता है, यानी कि दक्षिण भारत की सबसे बड़ी गोदावरी को माना जाता है। लेकिन इससे अलावा इसी रीजन में महानदी लगभग यह भारत के सेंटर में स्ट्रेट नॉर्थ से साउथ तक, मतलब उत्तर से दक्षिण तक इनका प्रवाह हमें दिखाई देता है। इनके अलावा कृष्णा और कावेरी नदियाँ, ये भी बड़े बड़े नदी, इसलिए इन नदियों का जो रीजन्स है, इन नदियों के रीजन्स में भी हमें जलोढ़ मृदाएँ दिखाई देती है। देखो यहाँ पर फिगर नंबर 1.7 यानी कि चित्र 1.7 में आपको जलोढ़ मृदा किस तरह की है ये हमें दिखाई देती है। और इसमें देखो जो 1.7 चित्र जो यहाँ बताया हुआ है वो हमें रेत जैसी दिखाई देती है, यानी कि जो बालू है जिसे हम सैंड भी कह सकते हैं, रेत की बनी हुई हमें ये दिखाई देती है। और सिल्ट और मोती का के विभिन्न अनुपात और विभिन्न प्रकार में हमें ये मृदाएँ, जलोढ़ मृदाएँ दिखाई देती है। जैसे हम नदी के मुहाने से घाटी में ऊपर की ओर जाते हैं तब मृदा के कणों का आकार बढ़ सकता है। यानी कि देखो अगर हम मृदा नदी के किनारे में जब हम जाते हैं तो जिस तरह से पानी बहता है, जहाँ से पानी बहने को शुरुआत होती है वहाँ पर ये जो कणों का जो आकार या साइज रहती है वो बड़ी रहती है। लेकिन ये जब बह जाती है तब जितना आगे बह जाती है उतना ही कणों का आकार ये छोटा छोटा या कम हो जाता है। और नदी घाटी के ऊपरी भाग में जैसे ढाल भांग के समीप मोटे कण वाली मृदाएँ पाई जाती है, मतलब नदी के ऊपर के साइड में हमें मोटे मोटे कण दिखाई देते हैं। ऐसी मृदाएँ पर्वतों की तलहटी पर बने मैदानों जैसे द्वार चौक क्षेत्र, मतलब जो मृदाओं में बह के जो आती है, जो बड़े बड़े कण उनके रहते हैं उनको चौक कहा जाता है। और ऐसे क्षेत्र आपको तराई में दिखाई देता है। और आपको मालूम है कि तराई ये हिस्टोरिकल प्लेस इंडिया का माना जाता है जो उत्तर प्रदेश में दिखाई देता है। और तराई में हमें ऐसी जलोढ़ मृदाओं से मोटे मोटे कणों की मृदाएँ हमें दिखाई देती है। और कणों के आकार या घटकों का अलावा मृदाओं की पहचान उनकी आयु से भी होती है। मतलब देखो ये कणों का आकार या साइज बड़ी है या छोटी है, इससे हमें ये पता चलता है कि ये मृदा कैसी है, मतलब आयु कैसी। आयु मतलब एज जिसे हम कह सकते हैं, एज, यानी कि अगर एज ज़्यादा रही तो बहुत पुराना, अगर एज कम रहा तो नया। इस तरह से मतलब साल भर में अगर इसी साल में अगर पहला बाढ़ नदियों में आता है तो ऐसी जो मृदाएँ रहती है वो हमें किस तरह से उनका कलर रहता है ये हमें, और उनके साइज कैसे रहते हैं ये भी हमें नजर आते हैं। लेकिन अगर 4-5 साल पहले की अगर मृदा हमें किनारों पर दिखाई देती है तो वो भी हम समझ सकते हैं कि ये पुरानी है, मतलब पुरानी मतलब ये एज ज़्यादा है, इस तरह से। और यहाँ पर ये जो कणों के आकार के जरिए हमें मृदाओं के यानी कि जलोढ़ मृदाओं के कुछ 2 प्रकार हमें दिखाई देते हैं, जिसे हम पहला हम बांगर कह सकते हैं। यहाँ पर बांगर मृदाओं को कंकर भी माना जाता है, कंकर। देखो कणों का आकार या घटों के अलावा मृदाओं की पहचान उनकी आयु से भी होती है। आयु के आधार पर जलोढ़ मृदाओं के 2 प्रकार होते हैं, मतलब मृदा पुरानी है या नई है, इसके आधार पर मतलब ऐसे प्रकार आयु के आधार पर हमें दिखाई देते हैं। और फॉर एग्जाम्पल पहला जो हमने देखा है जिसे हम बांगर कह सकते हैं, जो बांगर है जिसे हम कंकर कह सकते हैं वो पुरानी मृदा के नाम से भी जानी जाती है, पुरानी जलोढ़ मृदा। पुरानी जलोढ़ मृदा यानी क्या कि ये बहुत पुरानी है या 2-3 साल पहले की या इससे ज़्यादा साल से पहले ही हमें वो दिखाई देती है। लेकिन ये जो दूसरा खदर, ये जो मृदाएँ है ये नई
जलोढ़ मृदा के नाम से जानी जाती है। और खादर यानी कि नई मृदा यानी कि इस साल में जो बाढ़ आया है, उस बाढ़ में जो बह के गाद आया है, उसे हम क्या कहते हैं, खादर कह सकते हैं। इस तरह से येज के जरिए हमें इस जलोढ़ मृदाओं के दो जो प्रकार पड़ते हैं। यहाँ पर येज के जरिए जलोढ़ मृदाओं के जो दो प्रकार हमें दिखाई देते हैं। खादर मृदाओं में बांगर मृदा की तुलना में ज़्यादा महीन कण होती है। खादर जो नई मृदाएं रहती हैं, और नई मृदाएं में ज़्यादा महीन कण रहते हैं। महीन कण क्यों रहते हैं? क्योंकि वो नई जलोढ़ मृदाएं हैं और इसीलिए वो उस पे महीन कण हमें दिखाई देते हैं, जिसे हम मृत्तिका भी कह सकते हैं। जलोढ़ मृदाएं बहुत उपजाऊ होती है। इससे पहले हमने देखा है कि जलोढ़ मृदाएं बहुत ही भारत की दृष्टि से अगर हम देखें तो इम्पोर्टेंट मानी जाती है। वो इसलिए कि वो उपजाऊ है, फर्टिलाइजर हमें दिखाई देती है। अधिकतर जलोढ़ मृदाएं पोटाश, फास्फोरस और चूना युक्त हो। इनको गन्ने, चावल, गेहूँ और अन्य अनाजों और दलहन फसलों की खेती के लिए उपयुक्त माना जाता है। आपको मालूम है कि इससे पहले हमने देखा है कि जो भारत में जो ग्रीन रिवॉल्यूशन, जिसे हम हरित क्रांति कह सकते हैं, हरित क्रांति पंजाब और हरियाणा में हुई है। और ख़ास तौर पर अगर हम फसल की बात करते हैं तो गेहूँ और चावल कह सकते हैं। जो जलोढ़ मृदाएं रहती है ये बहुत ही उपजाऊ रहती है, क्योंकि इसी जलोढ़ मृदाओं में कौन सा भी फसल बहुत ही अच्छा आ जाता है, ज़्यादा तादाद में आ सकता है। फॉर एग्जाम्पल गन्ना, चावल, गेहूँ और अन्य कुछ अनाज है, इनका उत्पादन जलोढ़ मृदा में बहुत ज़्यादा आता है। और आपको मालूम है कि इसीलिए ये जो रीजन है कौन सा है, उत्तर भारतीय मैदानों का जो जलोढ़ मैदान के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा पॉपुलेशन डेंसिटी, जिसे हम जनसंख्या घनत्व दिखाई दे, क्योंकि यहाँ पर खेती पर डिपेंड रहने वाले लोग बहुत ही ज़्यादा है। और ख़ास तौर पर जो स्थलांतरित लोग हैं वो भी यहाँ भी सेटल में कि अधिक उपजाऊ के कारण जलोढ़ मृदा वाले क्षेत्रों में गहन कृषि की जाती है। जनसंख्या का घनत्व भी ज़्यादा है, यानी कि उपजाऊ खेती है। उपजाऊ खेती में प्रोडक्शन ज़्यादा आता है और इसलिए लोगों को ऐसा लगता है कि हम खेती करने के लिए वहाँ जा सकते हैं। इस तरह से वहाँ के एरियाज में हमें जनसंख्या घनत्व ज़्यादा दिखाई देता है। लेकिन इनके अलावा सूखे क्षेत्र की मृदाएं अधिक क्षारीय होती है। सूखे क्षेत्र जहाँ पर बारिश नहीं होती है या बारिश कम होती है, जिसे हम सूखे क्षेत्र कहते हैं। और आपको मालूम है कि जिस क्षेत्र में बारिश का प्रमाण कम रहता है वहाँ पे प्रोडक्शन या फसल कम प्रमाण में आती है। और लेकिन अगर सूखे क्षेत्र की मृदाएं इसलिए ज़्यादा क्षारीय भी रहती है। और इन मृदाओं का अगर हम सही उपचार करते हैं या उन पर अगर हम सिंचाई वापर करते हैं, आपको मालूम है कि जिसे हम इरिगेशन कह सकते हैं, यानी कि जिस रीजन में बारिश का प्रमाण जब कम रहता है तो साल भर में एक ही प्रोडक्शन या फसल खेतों में लिया जाता है। लेकिन अगर दोबारा क्रॉप लेने के लिए वहाँ पर ज़्यादा इरिगेशन की ज़रूरत रहती है, जल प्रमाण वहाँ पे या अदर कुछ रिसोर्सेज की डेवलपमेंट अगर वहाँ पर नहीं होती है, तो फिर ज़्यादा से ज़्यादा दोबारा पीक लेने का वो प्रयास करते हैं। और ऐसे जो क्षारीय मृदा रहती है, ज़्यादा सिंचाई का वहाँ पर करके ज़्यादा फसल या प्रोडक्शन बढ़ाने का हम प्रयास कर सकते हैं। इस तरह से हमें जो कुछ जलोढ़ मृदाएं है, जिसे हम एलुवियल सॉइल कह सकते हैं, इसके ज़्यादा उपजाऊ है, प्रोडक्शन क्षमता इनमें बहुत है और इसी एरियाज में पॉपुलेशन डेंसिटी हमें बहुत ज़्यादा नज़र आती है। इस तरह की इंफॉर्मेशन यहाँ हमें दिखाई देती है। मृदा जिसे हम ब्लैक सॉइल भी कह सकते हैं। और आपको मालूम है कि भारत में लगभग ये जो आपके पास जो चार्ट यहाँ दिखाई देता है, भारत के लगभग पश्चिम मतलब सेंट्रल एरिया में वेस्ट साइड में हमें ये काली मृदा यानी कि ब्लैक सॉइल हमें दिखाई देते हैं। और आपको मालूम है कि ब्लैक सॉइल ये कपास के उत्पादन के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आपको मालूम कपास को सफेद सोना कहा जाता है और जितना इम्पोर्टेंट हमें
सॉइल का दिखाई देता है। इन मृदाओं का रंग काला है और इन्हें रेगुर मृदाओं भी कहा जाता है। जो काली मृदा है, काली मृदाओं को रेगुर मृदा कहा जाता है। और आपको मालूम है, इससे पहले भी हमने देखा है कि काली मृदा कपास की खेती के लिए बहुत ही उचित समझी जाती है। यानी कि काली मृदाओं में कपास का उत्पादन बहुत ही ज़्यादा आता है और काली कपास मृदा के नाम से भी जानी जाती है। देखो यहाँ पर जो रेगुर मृदा है, रेगुर मृदाओं को काली कपास की मृदा के नाम से जाना जाता है। इससे हमें पता चलता है कि कपास के लिए ये मृदा कितनी इम्पोर्टेंट है। और यह भी माना जाता है कि जलवायु और जनक शैलों ने काली मृदा बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। यानी कि काली मृदाओं में कौन से घटक इम्पोर्टेंट रहते हैं, जिसे हम जलवायु और जनक शैली कह सकते हैं, जिसे हम पेरेंट्स रॉक और जलवायु यानी कि क्लाइमेट, इनका इम्पोर्टेंट रोल हमें ये बनाने के लिए दिखाई देता है। इस प्रकार की मृदाएं, देखो यहाँ पर एग्जाम्पल पर, ये काली मृदाएं यानी कि रेगुर मृदाएं भारत में कहाँ स्थित नजर आती है। तो यहाँ इस प्रकार की मृदाएं दक्कन का पठार, देखो रेगुर मृदाओं को बेसॉल्ट भी माना जाता है और ऐसी मृदा ये दक्कन का प्लाटू भी इसे कहा जाता है। यानी कि उत्तर पश्चिमी भागों में ये भारत के सेंट्रल एरिया में ज़्यादा तौर पर ये वेस्ट साइड में दिखाई देता है। और आपको मालूम है कि ज़मीन के अंदर में जो कुछ मूवमेंट होती है, ज़मीन के अंदर से जब लावा जब बाहर आता है तो उस लावा से ये मृदाएं बनती है। और फॉर एग्जाम्पल के लिए महाराष्ट्र, सौराष्ट्र, मालवा, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के इस रीजन्स में हमें ये रेगुर मृदाएं दिखाई देती है। और दक्षिण पूर्व दिशा में गोदावरी और कृष्णा नदियों के घाटी तक हमें ये फैली दिखाई देती है। मतलब भारत के लगभग महाराष्ट्र के नॉर्थ साइड से लगभग साउथ साइड तक, यानी कि आंध्र प्रदेश तक इनका विस्तार हमें दिखाई देता है। देखो यहाँ पर चित्र नंबर 1.8 में काली मृदा यानी कि रेगुर मृदा का चित्र यहाँ पर बताया गया है। देखो यहाँ पर अगर काली मृदा यहाँ पर जिस रीजन्स में रहती है तो किस तरह से क्रैक उनको आते हैं, ये हमें यहाँ दिखाई देते हैं। देखो यहाँ पर बताया है कि काली मृदा बहुत महीन कणों अर्थात मृत्तिका से बनी हुई है, बहुत महीन कण से बनी रहती है। जो इससे पहले हमने देखा है कि जो खादर नाम की जो मृदा है, इनमें भी महीन कणों का समावेश होता है और ऐसे ही महीन कणों से रेगुर मृदा भी बनी हुई है। और इसका जो विशेषता है, ये हमें यहाँ ऐसा दिखाई देता है कि इसकी नमी धारण करने की क्षमता बहुत होती है। नमी धारण करने की क्षमता बहुत ज़्यादा रहती है। मतलब क्या कि जब बारिश अब कम भी रहती है तो ज़्यादा दिन तक इनमें पानी हमें दिखाई देता है। अगर ज़्यादा बारिश होती है तो फिर हमें ये खेती के लायक नहीं दिखाई देती और इसकी नमी धारण करने की क्षमता बहुत ज़्यादा होती है। इसके अलावा ये मृदाएं कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम, पोटेश और चूने जैसे पौष्टिक तत्वों से परिपूर्ण होती है। देखो कपास के लिए जिन घटकों की आवश्यकता होती है, ये सब घटक फॉर एग्जाम्पल पोटेश, कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम, इनका समावेश इनमें होता है और इसलिए कपास के लिए ये जो मृदाएं है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट मानी जाती है। लेकिन इसमें फास्फोरस की मात्रा जो है वो कम हमें दिखाई देती है और फास्फोरस का प्रमाण इसमें कम होता है। इसीलिए गर्म और शुष्क मौसम में इन मृदाओं को गहरी दरारें पड़ जाती है। देखो फिर चित्र नंबर 1.18 में हमें ये बताया गया है कि अगर फास्फोरस का प्रमाण इनमें कमी होता है और जब बारिश कम होती है तो ये बहुत ही इनमें दरारें आती है और जब ये दरार आती है तो
खेती की मशक्कत करने के लिए कठिनाइयाँ निर्माण होती है। इनमें अच्छी तरह वायु का मिश्रण हो जाता है। जब मृदाओं में दरार पड़ जाती है तो उनमें वायु का मिश्रण हो जाता है, और जब गीले होने पर ये मृदाएं चिपचिपी हो जाती है और इनको जोतना मुश्किल हो जाता है। जोतना यानी कि पेरनी करना, मतलब ज़्यादा बारिश अगर रही तो ये पानी पकड़ के रखती है। ये रेगुलर मृदाएं अगर पानी पकड़ के रखती है तो जोतने की डिफिकल्टीज फार्मर को निर्माण होती है। इसलिए इसके जुताई मानसून प्रारंभ होने से ही बौछार से ही शुरू की जाती है, जिसे हम बौछार इरिगेशन कह सकते हैं। इरिगेशन जिसे हम स्प्रिंकलर कह सकते हैं, तुषार कह सकते हैं। और इनकी बौछार की जाती है ताकि नमी आ सके, और बारिश होने से पहले इसकी जुताई की जाती है। और जब पहले से ही बौछार के जरिए, स्प्रिंकलर के जरिए इनकी जुताई करने के बाद जब बारिश आती है तब प्रोडक्शन भी बहुत अच्छा निकलता है। इस तरह से कपास की मृदा के नाम से जो मृदा जानी जाती है, जिसे हम रेगुर या ब्लैक सॉइल भी कह सकते हैं, और इसके नमी धारण करने की क्षमता इनमें बहुत ज़्यादा दिखाई देते हैं। और इसलिए बारिश आने से पहले ही बौछार से लोग क्या करते हैं, इनकी जुताई कर देते हैं। ठीक है, यहाँ तक जो ब्लैक सॉइल है, जिसे हम काली मृदा या रेगुलर मृदा जिसे हम कह सकते हैं, इसकी इंफॉर्मेशन इस तरह से हमें दिखाई देती है। तो नेक्स्ट पॉइंट हमारा है लाल और पीली मृदा, जिसे हम रेड एंड येलो सॉइल भी कह सकते हैं। लाल मृदा दक्कन पठार के पूर्वी और दक्षिणी हिस्सों में रवेदार आग्नेय चट्टानों पर कम वर्षा वाले भागों में विकसित हुई। आपको मालूम है कि खेती में जब हम रहते हैं या खेती करते हैं तो जिस रीजन्स में बारिश का प्रमाण बहुत ही कम रहता है, उसी एरिया में लगभग हमें ऐसी रेड एंड येलो सॉइल दिखाई देती है। और फॉर एग्जांपल उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और गंगा का मध्य मैदान के दक्षिणी छोर पर या पश्चिम घाट के पहाड़ी का जो एरिया है, यहाँ पर हमें रेड एंड येलो जो सॉइल है वो दिखाई देती है। यानी कि इनकी विशेषताएं पहली है कि कम बारिश जिस क्षेत्र में हमें दिखाई देती है उसी क्षेत्र में ये मृदा दिखाई देती है। इन मृदाओं का लाल रंग रवेदार आग्नेय और रूपांतरित चट्टानों से धातु के प्रसार के कारण होता है। यानी कि इनमें लोह का प्रमाण ज़्यादा होता है। लोह का प्रमाण ज़्यादा होने के कारण इनका रंग लाल या पीला बन जाता है और लाल बन जाता है। और पीला रंग इनमें जल योजन के कारण होता है। यानी कि यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा पानी अगर थम के रहता है तो उससे इसका रंग पीला बन जाता है। उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और गंगा का जो मैदान है, गंगा का प्लेन जिसे हम कह सकते हैं, उसके सेंटर एरियाज में हमें ये लाल और पीली मृदाएं हमें दिखाई देते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है जिसे हम लेटराइट मृदा कह सकते हैं। लेटराइट ये शब्द है, ये ग्रीक का शब्द है और ग्रीक भाषाओं में जो लेटर ये शब्द है, इस लेटर से लेटराइट ये शब्द बना हुआ है जिसका अर्थ है ईंट। उस ईंटों का कलर किस तरह से रहता है उसी तरह की हमें ये लेटराइट सॉइल हमें दिखाई देते हैं। चित्र नंबर 1.9 में आपको ये लेटराइट मृदा कैसे रहती है ये अच्छी तरह से यहाँ पर बताया है। देखो, लेटराइट मृदा उच्च तापमान और अत्यधिक वर्षा के क्षेत्र में विकसित। उच्च तापमान यानी कि तापमान बहुत ज़्यादा रहता है। आपको मालूम है कि तापमान अगर ज़्यादा रहता है जिस रीजन्स में तो उस रीजन में बारिश कम रहती है, और जिस रीजन में बारिश ज़्यादा रहती है वहाँ पर टेम्परेचर कम रहता है। लेकिन ये लेटराइट मृदा की विशेषताएं हमें ऐसे दिखाई देती है
कि जिस रीजन्स में टेम्परेचर भी ज़्यादा और बारिश भी ज़्यादा, इस क्षेत्र में हमें ये लैटराइट सॉइल दिखाई देती है। देखो यहाँ पर बताया है कि यह भारी वर्षा से अत्यधिक निक्षालन का परिणाम हमें दिखाई देता है। निक्षालन जिसे हम लीचिंग कह सकते हैं, यानी कि ज़्यादा अगर बारिश रही तो उसी बारिश में हमें ऐसी लैटराइट मृदा दिखाई देती है। इस मृदा में ह्यूमस की मात्रा कम पाई जाती है। ह्यूमस, क्योंकि बारिश ज़्यादा रही तो ह्यूमस का प्रमाण वहाँ पे निकल जाता है। और इसलिए यहाँ पर बताया है कि अत्याधुनिक तापमान के कारण जैविक पदार्थों को अपघटित करके, मतलब तापमान जब ज़्यादा रहता है तो जैविक पदार्थों को वहाँ पर जो रहते हैं वो नष्ट हो जाते हैं। और फॉर एग्जांपल बैक्टीरिया, और बैक्टीरिया जब नष्ट हो जाता है तो ऐसा कलर उस मृदा का बनता है, जिसे हम लैटराइट मृदा पर अधिक मात्रा में खाद और रासायनिक उर्वरक डालकर खेती की जा सकती है। हम कह सकते हैं कि ज़्यादा टेम्परेचर रहता है, बारिश भी ज़्यादा रहती है तो ये लैटराइट मृदा ज़्यादा फर्टिलाइजर्स नहीं होती है, इसलिए ये खेती योग्य भूमि नहीं है, ऐसा माना जाता है। लेकिन इसको अच्छी तरह से उनकी मशागत करके, उर्वरक कह सकते हैं, इनका इस्तेमाल करके अच्छी तरह से वो क्रॉप के लिए उन मृदाओं का इस्तेमाल किया जाता है। ये मृदा मुख्य तौर पर मध्य प्रदेश और उड़ीसा, ये लगभग ईस्टर्न या सेंटर साइड में हमें दिखाई देता है। लेकिन साउथ साइड की अगर हम बात करते हैं तो कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु में हमें लैटराइट मृदाओं का प्रमाण बहुत ही ज़्यादा दिखाई देता है। इसके अलावा उड़ीसा और आसाम, इससे पहले हमने देखा है कि आसाम का जो रीजन्स है वो बहुत ही बारिश ज़्यादा वहाँ रहती है। और कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल, ये किनार पट्टी समुद्र तट का प्रदेश माना जाता है, वहाँ पर बारिश ज़्यादा रहती है। आसाम, आपको मालूम है कि चेरापूंजी, यही ज़्यादा बारिश वहाँ पर रहती है और इसी रीजन्स में हमें ऐसी लैटराइट मृदाएं दिखाई देती है। लेकिन ये ध्यान में रखो कि ये जो लैटराइट मृदा है इसका पहली विशेषता हमने देखी है कि टेम्परेचर ज़्यादा, बारिश ज़्यादा, ऐसा रीजन्स बहुत ही ज़्यादा नहीं रहता है, बहुत ही कम रीजन्स रहता है। और उसी रीजन्स में जो बहुत ही वैल्यूएबल फ्रूट्स रहते हैं उनका प्रोडक्शन लिया जाता है। फॉर एग्जांपल टी और कॉफ़ी, जिसे हम चाय और कॉफ़ी का उत्पादन, आपको मालूम है कि आसाम टी और कॉफ़ी के लिए फेमस है, जिनकी ये टी और कॉफ़ी ऑस्ट्रेलिया या अमेरिका तक एक्सपोर्ट की जाती है। और इनके अलावा तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक में भी ये मृदाएं पाई जाती है, तो वहाँ भी चाह का और कॉफ़ी का उत्पादन लिया जाता है। तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और केरल में भी ये मृदाएं दिखाई देती है, लेकिन वहाँ पर चाय और कॉफ़ी का प्रोडक्शन नहीं लिया जाता है, तो वहाँ पर काजू का उत्पादन उस रीजन्स में बहुत ज़्यादा दिखाई देते हैं। यानी कि आप सोचो कि हम कहते हैं कि लैटराइट मृदा दिखने में कैसे है और ये बहुत ज़्यादा शायद इस्तेमाल करने के लायक नहीं है, ऐसा हम सोच सकते हैं। लेकिन ये गलत है कि लैटराइट मृदा काजू, टी, कॉफ़ी, इनके प्रोडक्शन फसल के लिए ये मृदाएं बहुत ही इम्पोर्टेंट मानी जाती है। इस तरह से हमें लैटराइट मृदा किस तरह से इनकी विशेषताएं हैं, कौन से फसल के लिए या क्रॉप्स के लिए ये मृदाएं इम्पोर्टेंट है, ये भी हमें यहाँ दिखाई देता है। और नेक्स्ट है मरुस्थलीय मृदा, यानी कि एरिड सॉइल। मरुस्थलीय मृदाओं का रंग लाल और भूरा होता है। इस मृदाओं में रेती का प्रमाण ज़्यादा दिखाई देता है और लवणीय रहती है। लवणीय जिसे हम क्षार, आपको मालूम है कि राजस्थान के एरियाज में मृदाओं में क्षारता का प्रमाण बहुत ज़्यादा है और इतना क्षारता का प्रमाण ज़्यादा है कि खाने के लिए जो हम
सॉल्ट या नमक जिसे हम कह सकते हैं, ये भी इस मृदा में से हमें तैयार किया जाता है। मतलब मरुस्थलीय मृदा भी कितनी इम्पोर्टेंट है ये हमें यहाँ दिखाई। मरुस्थलीय मृदाएं रेतीली और लवणीय रहती है और कुछ क्षेत्रों में नमक की मात्रा इतनी अधिक होती है। फॉर एग्जाम्पल राजस्थान की हम बात करते हैं और कुछ रीजन्स में, यानी कि राजस्थान के हर एक डिस्ट्रिक्ट में नहीं, कुछ 7-8 डिस्ट्रिक्ट ऐसे हैं, उसी डिस्ट्रिक्ट में ही हमें ऐसे मृदाओं में क्षारता का प्रमाण, लवणीयता जिसे हम कह सकते हैं, उनका प्रमाण बहुत ही ज़्यादा हमें दिखाई देता है। और कुछ क्षेत्रों में नमक की मात्रा इतनी अधिक है कि झीलों से जल बाष्पीकृत करके खाने का नमक भी बनाया जाता है। यानी कि झीलें में आपको मालूम है कि ऐसे कुछ वो जिसे हम खड्डे कह सकते हैं वो तैयार करते हैं और वहाँ पे जो पानी जमा होता है वो बाष्पीकृत किया जाता है। अगर वो बाष्पीकृत हो जाता है तो वहाँ पर जो क्षार रहते हैं उसी क्षार पर प्रोसेस करके सॉल्ट या नमक तैयार किया जाता है। शुष्क जलवायु और उच्च तापमान के कारण जल वाष्पन का दर अधिक है। शुष्क तापमान यानी कि टेम्परेचर बहुत ही ज़्यादा है, बारिश कम है और ड्राई क्लाइमेट जिसे हम कह सकते हैं, ड्राई क्लाइमेट वहाँ पर रहता है और उच्च तापमान यानी कि टेम्परेचर का लेवल बहुत ही ज़्यादा रहता है। इसके कारण यहाँ पर बाष्पीभवन जिसे हम कह सकते हैं, जल वाष्पीकरण का प्रमाण बहुत ही ज़्यादा हमें दिखाई देता है। और ऐसे मृदाएं रहती है तो मृदाओं में ह्यूमस और नमी की मात्रा कम हो जाता है और ह्यूमस भी नहीं रहता है और कैल्शियम की मात्रा बढ़ जाती है। ह्यूमस का प्रमाण जब कम हो जाता है तो नेचुरली कैल्शियम का प्रमाण बढ़ जाता है और नीचे के परतों में चूने की कंकड़ की सतह पाई जाते हैं जिसे हम सफ़ेद चूने की रेतीली भाग जिसे हम कह सकते हैं, जिसे इससे पहले हमने कंकड़ देखा है। ऐसी कंकड़ हमें यहाँ एरिड सॉइल में दिखाई देती है। इसके कारण मृदा में जल अंतर इन्फ्लेटेशन जिसे हम कह सकते हैं जो अवरुद्ध होते यहाँ जाता है। इस मृदा को सही तरीके से हम सिंचित करके, देखो यहाँ भी हम कहते हैं कि बारिश कम रहती है तो उसी रीजन्स में यह मृदा दिखाई देता है, लेकिन जलवायु शुष्क रहता है और टेम्परेचर ज़्यादा रहता है, इसलिए यहाँ फसल लिए जाती नहीं, ऐसी परिस्थिति हमें दिखाई देती है। लेकिन अगर इस रीजन्स में अगर हम इरिगेशन का इस्तेमाल अगर हम करते हैं तो शायद इस मृदाओं में भी अच्छी तरह से हम फसल ले सकते हैं। और ख़ास तौर पर ये जो मृदाएं है ये हमारे राजस्थान के पश्चिमी भाग में दिखाई देती है। और नेक्स्ट पॉइंट, वन मृदा यानी कि वनस्पति में जो मृदाएं दिखाई देती है, वनस्पति का प्रमाण ज़्यादा रहता है तो उसे हम वन मृदा कहा जाता है। और ख़ास तौर पर जनरली ये जो हिली एरियाज़ रहता है या माउंटेन एरियाज़ रहता है, इसी रीजन्स में हमें ऐसी ये फॉरेस्ट सॉइल दिखाई देती है। इन मृदाओं के गठन में मतलब ये मृदा निर्माण होने के लिए पर्वतीय पर्यावरण के अनुसार बदलाव आ जाता है। देखो आप कहेंगे कि सर मृदाओं में क्या चेंजेस हो सकते हैं? क्या हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर वनस्पति का प्रमाण बहुत ज़्यादा रहता है। टेम्परेचर बारिश के अनुसार वनस्पतियों में जिस तरह से चेंजेस होते हैं वही चेंजेस हमें इस मृदाओं में दिखाई देता है। फॉर एग्जाम्पल पर यहाँ बताया है कि नदी घाटियों में ये मृदाएं दमट और सिल्कदार होती है। नदी घाटियों में, नदी का जो समुद्र तट रहता है, नदियों का जो प्रदेश रहता है, उसी एरियाज में हमें ये मृदाएं दमट और सिल्कदार दिखाई देती है। परंतु नदियों घाटियों में इस तरह से सिल्कदार और दोमट हमें दिखाई देती है। लेकिन ऊपरी ढलानों की अगर हम बात करते हैं, ऊंची पहाड़ियों की एरिया से में अगर हम बात करते हैं तो मोटो कणों का प्रमाण हमें वहाँ दिखाई
देता है, क्योंकि वहाँ से नदियों का पानियों का बहना शुरू हो जाता है। मतलब शुरुआत होती है तो कणों का गठन हमें बड़ा दिखाई देता है। हिमालय के हिमाचली क्षेत्रों में इन मृदाओं का बहुत अपर्दन हमें दिखाई देता है और ये अधिक सिलिक, जिसे हम एसिडिक कह सकते हैं, तथा ह्यूमस रहित हमें दिखाई देता है। मतलब वन मृदाओं में ह्यूमस का प्रमाण लगभग कुछ भी हमें दिखाई नहीं देता है, इसलिए यहाँ पर विदाउट ह्यूमस की हमें ये मृदा दिखाई देती है। और नदी घाटियों के निचले क्षेत्रों के विशेषकर जो सोपान और ढलानों के पंख हैं, जलोढ़ पंख, ऐसे कुछ जो बांध हमें दिखाई देता है और यहाँ से जब पानी बह के आता है, यहाँ ऐसे समझना कि नदी बहती है तो यहाँ पानी क्या होता है, स्टॉप हो जाता है, लेकिन यहाँ से कुछ पानी ज़्यादा निकलता है, ऐसे बह आता है, तो यहाँ पर इससे ऐसे 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 ये मृदाएं निर्माण होती है और इसी एरियाज को हम जलोढ़ पंख कह सकते हैं। और ये जो सोपान और जलोढ़ पंखों में आदि में ये मृदाएं उपजाऊ होती है, क्योंकि यहाँ पर ऐसा जलोढ़ पंख जब निर्माण होता है तो यहाँ पर क्यों ये सूखी होती है, क्योंकि यहाँ का जो गाद रहता है, गाद यहाँ से बह के आता है और गाद बह के आया है, इसलिए जिसे हम मैदानी मृदाओं के जैसे जलोढ़ मृदाओं का भाग ऐसे रहता है। और उसी तरह से जलोढ़ पंख है ये बहुत ही उपजाऊ या फर्टिलाइज हमें दिखाई दे। मृदाओं का वर्गीकरण यानी कि क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल जो देखी है, इसमें लगभग हमने जलोढ़ मृदाएं, काली मृदा, लाल और पीली मृदा, लेटराइट मृदा, मरुस्थलीय मृदा और वन मृदा